हेलो गाइस, तो हम लोग मशीन लर्निंग का सीरीज कंटिन्यू करेंगे और इस वीडियो में देखने वाले हैं एक नया मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के बारे में जिसको हम लोग बोलते हैं डिसीजन ट्री। अब ये डिसीजन ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है क्योंकि आगे गोइंग फॉरवर्ड हम लोग बहुत सारे एल्गोरिथम्स देखने वाले हैं, जैसे हो गया एक्जीबूस्ट, रैंडम फॉरेस्ट। वो सारे एल्गोरिथम में डिसीजन ट्री ही बेस होता है। तो आपको डिसीजन ट्री एल्गोरिथम समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग इस डिसीजन ट्री एल्गोरिथम को कैसे कवर करेंगे? डिसीजन ट्री एल्गोरिथम में दो इंपॉर्टेंट टाइप्स है, एक है डिसीजन ट्री क्लासिफायर और एक है डिसीजन ट्री रिग्रेसर। तो ये जो डिसीजन ट्री क्लासिफायर है वो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मदद करेगा, बोथ बाइनरी एंड मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। और डिसीजन ट्री रिग्रेसर, जैसा नाम बोल रहा है, रिग्रेशन प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करने में मदद करेगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली हम लोग ने पिछले वीडियो में ये देखा था कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन से कैसे हम लोग क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, और उससे पहले हम लोग ने ये भी देखा था कि लीनियर रिग्रेशन, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, पॉलिनोमियल रिग्रेशन और बाकी जो रिग्रेशन एल्गोरिथम्स के टेक्निक थे उसके थ्रू हम लोग कैसे एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट या रिग्रेशन प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व कर सकते हैं, और एंड टू एंड प्रोजेक्ट भी किए थे। तो इस वीडियो में हम लोग फोकस करेंगे डिसीजन ट्री क्लासिफायर के बारे में, उसके बाद उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करेंगे, उसके बाद हम लोग डिसीजन ट्री रिग्रेसर देखेंगे और उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी हम लोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिसीजन ट्री क्लासिफायर के बारे में। और मैं आपको एक आइडिया देना चाहता हूँ होता क्या है डिसीजन ट्री क्लासिफायर में और कैसे हम लोग एक डिसीजन ट्रीज बनाते हैं, वो सारा चीज़ हम लोग समझेंगे। आई होप आप ट्री का कॉन्सेप्ट तो एटलीस्ट थोड़ा तो सुने होंगे कि बेसिकली हम लोग कैसे ट्रीज बनाते हैं। और ऑब्वियसली एक डीएसए में एक सब्जेक्ट होता है ट्रीज, बाइनरी ट्रीज के बारे में बोल के, बट इट्स फाइन अगर आपको पता नहीं है। हम लोग डिसीजन ट्री कंस्ट्रक्ट करेंगे यहाँ पे मैन्युअली भी एक डेटा सेट के साथ एग्जाम्पल लेके। अब यही सेम वो डीएसए वाला कॉन्सेप्ट से आप मत जुड़िएगा, क्योंकि ये स्पेसिफिकली मशीन लर्निंग प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक डेटा सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूंगा। ठीक है, तो डिसीजन ट्री क्लासिफायर में दो टाइप्स होते हैं। एक है ID3 टेक्निक से जो डिसीजन ट्री बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं इटरेटिव डाइकोटोमाइजायर 3। ओके, थोड़ा नाम कॉम्प्लिकेटेड है बट आप टेंशन मत लीजिए, कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। और दूसरा जो टेक्निक है काट, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन ट्री। अगर मैं बात करूं अभी एसके लर्न में, ठीक है, स्काईकिट लर्न में जो डिसीजन ट्री का एल्गोरिथम है ना, वो स्पेसिफिकली सॉल्व करता है ये काट टेक्निक से। बट यहाँ पे मैं आपको बेसिक डिफरेंसेस बता देता हूँ ID3 और काट के बारे में। ठीक है, जब ID3 से कोई डिसीजन ट्री बनता है, डिसीजन ट्री कैसे बनता है? हमारे पास नोड होगा, उसको हम लोग प्रॉब्ली स्प्लिट करेंगे, बाइनरी स्प्लिट हो सकता है या मल्टीपल स्प्लिट हो सकता है। जब भी रूट नोड को हम लोग इस तरीके से स्प्लिट करें जिसके मल्टीपल चाइल्ड नोड्स हो, मोर देन बाइनरी, ठीक है, और ये फर्दर गोइंग हर्ड ऐसे ही जाके स्प्लिट होते जाता है, ठीक है, तब ये टेक्निक को हम लोग स्पेसिफिकली बोल सकते हैं ID3 टेक्निक से। ठीक है, ID3 में क्या होता है कि आप स्प्लिट जो कर रहे हैं, आपका वो जो चाइल्ड हो सकता है वो बाइनरी से ज़्यादा हो सकता है, 2 से 3 चाइल्ड हो सकते हैं, 3 से 4 हो सकते हैं। ठीक है, वो ID3 टेक्निक से होता है। काट से जो क्लासिफिकेशन रिग्रेशन ट्री बोलते हैं, स्पेसिफिकली जो भी हम नोड को स्प्लिट करेंगे वो सिर्फ बाइनरी स्प्लिट होगा। ठीक है, बाइनरी स्प्लिट होगा इस तरीके से। ठीक है, बस यही बेसिक डिफरेंसेस है बिटवीन ID3 एंड काट। ठीक है, बट एट द एंड ऑफ द डे जो एल्गोरिथम से ट्री बन रहा है वो सेम टाइप से ही बनता है, सेम मैथमेटिकल इक्वेशन से ही बनता है, बट ये बेसिक डिफरेंस है। बट मैं अगर स्काईकिट लर्न का बात करूं तो हम लोग स्पेसिफिकली इस टाइप का ट्रीज बनाएंगे, वो होता है बाइनरी टाइप का। ठीक है, बट चलिए समझते हैं कोई भी एक टेक्निक से, ठीक है, कैसे डिसीजन ट्रीज आपके स्पेसिफिकली बनते हैं। अब आपको एक डिसीजन ट्री का आइडिया लेना है, राइट? तो डिसीजन ट्री को हम लोग बेसिकली बोलते हैं मल्टी नेस्टेड इफ एल्स कंडीशंस। ठीक है, लेट्स से कि मेरे पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ठीक है, एज के हिसाब से ना, लेट्स से कि मैंने एक इनपुट लिया एज, ठीक है, यहाँ पे एज लेट्स से मैंने 14 इनपुट दिया है, यूजर ने 14 इनपुट दिया। अब ये एज के हिसाब से मेरे को ये एज ग्रुप को एक कैटेगरी में डालना है। लेट्स कंसिडर कि मेरा टास्क ये है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन डालूँ तो यहाँ पे मैं कैसे डालूंगा? इफ एज इज लेस देन और इक्वल टू 15। ठीक है, मैंने ये कंडीशन डाल दिया। इसका मतलब क्या है? मैं बोल रहा हूँ कि अगर मेरा एज लेस देन और इक्वल टू 15 है तो हम लोग प्रिंट करेंगे, यहाँ पे प्रिंट करेंगे कि द पर्सन इज इन स्कूल। ठीक है, तो नहीं तो मैं सिंपल तरीके से यहीं पर डायरेक्टली लिख देता हूँ स्कूल। ठीक है,
तो इसका मतलब जब आपका एज लेस देन 15 है तो ऑब्वियसली यू विल बी इन स्कूल, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन हम यहां से डाल देंगे एलिफ कंडीशन में। एलिफ अगर आपका एज ग्रेटर देन 15 है एंड लेस देन और इक्वल टू 21 है, तो ये कहाँ जाएगा? ये बेसिकली आपका प्रिंट मैं यहाँ लिख देता हूँ, और ये प्रिंट होगा आपका कॉलेज स्टूडेंट, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ कॉलेज कैटेगरी, ठीक है। तो अगर आपका एज लेस देन 15 है, लेस देन इक्वल टू 15, तो आप स्कूल हो गए, और 15 टू 21 के बीच में तो आप कॉलेज में हो गए। और फाइनली जो एल्स वाला कंडीशन होगा, यहाँ पे मैं प्रिंट लिख देता हूँ वर्किंग, ठीक है। तो यूजुअली पीपल हु आर ग्रेटर देन 21 आर वर्किंग, इन आर बेसिकली वर्किंग, ठीक है। अब ये जो नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन है, अगर मेरे को इसको डिसीजन ट्री में बनाना है, ठीक है, तो मैं कैसे बनाऊंगा? तो पहला मेरा एक रूट नोड बनेगा। ये रूट नोड में मेरा कंडीशन फर्स्ट वाला लगेगा, इफ एज इज लेस देन और इक्वल टू 15, ठीक है। तो यहां पे जब हम एज इज लेस देन और इक्वल टू 15 देख रहे हैं, तो यहां पे दो टाइप के सेपरेशंस होंगे, राइट? यस और नो, मतलब ये दोनों ही सेटिस्फाई होंगे, राइट? दो, आइदर वन ऑफ देम विल सेटिस्फाई। आपका एज ग्रेटर लेस देन और इक्वल टू 15 है, तो आप प्रॉबेबली यस में जाएंगे, नहीं तो नो में जाएंगे, ठीक है। उसके बाद लेट्स कंसिडर था कि ये यस में जाता है। अगर आपका एज लेस देन 15 है, लेस देन और इक्वल टू 15 है, तो मेरा ये अलग नोड आएगा, और ये नोड में क्या प्रिंट होगा? स्कूल, है ना। तो यहां पे हम लोग स्पेसिफिकली स्कूल प्रिंट करेंगे, ठीक है, वेरी सिंपल, ठीक है। और जब नो में जाता है तो क्या होगा? मेरा यहां पे दूसरा कंडीशन लगेगा। कौन सा कंडीशन? यहां पे जो कंडीशन लगेगा वो होगा इफ एज इज ग्रेटर देन 15 एंड एज इज लेस देन और इक्वल टू 21। ये मेरा सेकंड कंडीशन, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा? जब एज इज ग्रेटर देन 15 एंड एज इज लेस देन और इक्वल टू 21, यहां भी मेरे दो स्प्लिट्स होंगे, राइट? और ये स्प्लिट होगा आइदर यस और नो, ठीक है। अगर ये यस है, ठीक है, तो क्या होगा? मेरा दूसरा नोड बनेगा, और ये नोड में क्या जाएगा? ये नोड में बेसिकली मेरा कॉलेज जाएगा, राइट? कॉलेज वाला प्रिंट हो जाएगा। अगर नो है तो नो के केस में क्या जाएगा? नो के केस में मेरा एल्स ब्लॉक जाएगा, जिसको हम लोग स्पेसिफिकली वर्किंग बोलेंगे, ठीक है। अब आप यहां देख सकते हैं एक एक सिंपल इफ एल्स कंडीशन को कैसे मैंने इजीली एक डिसीजन ट्री क्लासिफायर बना दिया है। देखिए, तीन कैटेगरीज है, स्कूल, कॉलेज और वर्किंग, ठीक है। अब लेट्स से कि मैंने एक नया एज डाला, एज इज इक्वल टू 21। अब आप कैसे प्रेडिक्ट करेंगे कौन से कैटेगरी में? पहली बात तो ये एज जाएगा लेस देन और इक्वल टू 15 में चेक करेगा, क्या ये लेस देन और इक्वल टू 15 है? नो, राइट, इट इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 15, तो ये नो वाले केस में चले गया। अब यहां आ गया, अब ये कंडीशन चेक होगा, इफ एज इज ग्रेटर देन 15 एंड एज इज लेस देन और इक्वल टू 21। अब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, तो ये यस ब्लॉक में आ गया। तो इसका जो आउटपुट है, तो ये स्पेसिफिकली आउटपुट होगा कॉलेज, ठीक है। ऐसे ही मैं अगर जाके लिख दूं इफ एज इज इक्वल टू 25, तो इसका आउटपुट क्या होगा? आप सोचिएगा, बट इसका आउटपुट होगा वर्किंग, ठीक है। बहुत ही सिंपल, 21 से ज़्यादा है, नो में आ गया, आपका वर्किंग आउटपुट आ गया। यही पूरा का पूरा डिसीजन ट्री कर रहा है इन शॉर्ट, ठीक है। मैंने आपको पूरा 1 घंटे का वीडियो 5 मिनट में समझाया है। अगर आपको मैथमेटिकल इक्वेशंस भी ज़्यादा नहीं समझना है ना, इतना कॉन्सेप्ट समझ के जाइए, वो भी बेटर है। बट मैथ्स आना ज़रूरी है, क्योंकि ये ट्रीज कैसे बन रहे हैं ना, इसका भी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, ठीक है। इतना सिंपल नहीं होता है। हाँ, लाइब्रेरीज डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं तो ये जल्दी जल्दी हो जाएगा, इंटरनली वो सब कैलकुलेट कर देते हैं। तो ये मैंने एक आइडिया दे दिया है आपको, एक मल्टी नेस्टेड इफ एल्स कंडीशंस कैसे डिसीजन ट्री में बनता है। इन शॉर्ट, डिसीजन ट्री इज नथिंग बट मल्टी नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन, ठीक है। अब चलिए हम लोग समझते हैं एक बेसिक डेटा सेट से कि ऐसे टाइप के डिसीजन ट्रीज बनते कैसे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको इतना आइडिया हो गया हो। तो मैं यहाँ पर ना एक सिंपल सा डेटा सेट लिया हूँ। अब ये डेटा सेट का मेन प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, हमको प्रेडिक्ट करना है whether the person will play tennis or not based on the weather condition like outlook, temperature, humidity, wind, ठीक है। तो ये मेरा 4 इनपुट फीचर्स हो गए, आपका आउटलुक, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड, प्ले। और ये 4 फीचर्स के हिसाब से हमको प्रेडिक्ट करना है वेदर द पर्सन विल प्ले टेनिस और नॉट, यस और नो। तो डेफिनेटली ये बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। तो चलिए, अब ये डेटा सेट जब होता है हमारे पास, तो हम लोग कैसे एक डिसीजन ट्री बना सकते हैं
और इसके अंदर डिसीजन ट्री बनाने के लिए मैथमेटिकल इक्वेशन क्या क्या यूज होगा, वो सारा चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब डिसीजन ट्री बनाने के लिए फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, इस डेटा सेट में ना एक फीचर सेलेक्ट होगा, ठीक है। लेट्स कंसिडर कि हम लोग सेलेक्ट करते हैं आउटलुक, ठीक है, आउटलुक। अब आप सोच रहे होंगे क्रिश क्यों भाई आउटलुक क्यों सेलेक्ट किया, आप कुछ और सेलेक्ट करिए, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड, ठीक है, आप इन सब में से आउटलुक ही क्यों किए, ठीक है। मैं उसके बारे में बात करूंगा गाइस, उसका भी आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आपका जो कंसर्न है वो राइट है, क्यों मैंने आउटलुक सेलेक्ट किया, ठीक है। उसके बदले में टेम्परेचर भी लेके मैं स्प्लिट कर सकता हूँ या ह्यूमिडिटी से भी लेके स्प्लिट कर सकता हूँ, दैट इज़ फाइन। बट मैं आउटलुक क्यों सेलेक्ट करूंगा या मैं टेम्परेचर प्रॉब्ली से स्टार्ट कर रहा हूँ क्यों सेलेक्ट करूंगा, वो बात करेंगे हम लोग। बट अभी के लिए लेट्स कंसिडर कि हम लोग ने आउटलुक सेलेक्ट किया। अब ये आउटलुक में पहला चीज़ जो फर्स्ट स्प्लिट होता है वो कैसे होता है, फर्स्ट आपको कैटेगरीज देखना पड़ता है। यहाँ पे देखिए आउटलुक में कितने यूनिक कैटेगरीज है। अब ये आउटलुक में कितने यूनिक कैटेगरीज है, आपको एक सनी दिखेगा, एक ओवरकास्ट दिखेगा, एक रेन दिखेगा, और वही रिपीट हो रहा है हर जगह, ठीक है। तो उस कैटेगरीज के हिसाब से हमारे 3 स्प्लिट होंगे, ये मेरा फर्स्ट स्प्लिट, ये मेरा सेकंड स्प्लिट और ये मेरा थर्ड स्प्लिट, ठीक है। अब फर्स्ट स्प्लिट में मेरा आ गया नोड ऐसे, सेकंड स्प्लिट में मेरा आ गया नोड और थर्ड स्प्लिट में मेरा आ गया नोड, ठीक है। अब फर्स्ट स्प्लिट में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा है सनी, ठीक है, सनी आ गया। सेकंड स्प्लिट में क्या है, ओवरकास्ट। थर्ड स्प्लिट में क्या है, स्पेसिफिकली रेन, ठीक है। तो ये 3 स्प्लिट हो गए, ठीक है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब हम आउटलुक रूट नोड कंसिडर करते हैं, पहली बात तो हम पूरा डेटा सेट को देखेंगे। अब ये डेटा सेट में ऑब्जर्व करिए कितने नंबर ऑफ यस और कितने नंबर ऑफ नोज है टोटल। तो आप यहाँ प्रॉब्ली कैलकुलेट करिए, 1 यस, 2 यस, 3 यस, 4 यस, 5 यस, 6 यस, 7, 8, 9। सो टोटल नंबर ऑफ यस आपका है आउटलुक के केस में 9 यस, और कितने नोज है, 1, 2, 3, 4, 5। सो 5 नो, ठीक है। तो आप जब रूट नोड में स्टार्ट कर रहे हैं, आपके एंटायर डेटा सेट में 9 यस और 5 नो है। अब जैसे आप स्प्लिट करते हैं सनी में, अब सनी में जाके कैलकुलेट करिए कितने नोज और कितने यस है। तो यहाँ पे 2 सनी है डेटा पॉइंट में, तो 2 नो हो गया। उसके बाद इधर एक सनी है, तो यहाँ पे भी यस है, सॉरी ये वाला नो हो गया, तो टोटल 3 नो, ठीक है। 3 नो और 2 यस, शायद 1 और 2, ठीक है। आप कैलकुलेट कर लीजिए बस, ठीक है, कितने नंबर ऑफ यस और कितने नंबर ऑफ नो है सनी के केस में। अब मैं पहली बात नो का बात करूं, 1 हो गया इधर, 2 हो गया इधर, और सनी यहाँ हो गया 3, ठीक है, बाकी सारा यस है। तो यहाँ पे मेरे आते हैं 3 नोज और कितने यस, 2 यस। देखिए इधर एक सनी यस है, इधर एक सनी यस है, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ, आप आराम से इसको कैलकुलेट करिए, ठीक है। तो जब मैं आउटलुक से सनी के तरफ गया ये स्प्लिट में, तो सनी के केस में टोटल नंबर ऑफ यस 2 है, टोटल नंबर ऑफ नो 3 है, ठीक है, इस स्पेसिफिक डेटा सेट से। अब आउटलुक के केस में जब आउटलुक ओवरकास्ट होता है, देखिए ओवरकास्ट जब है, यहाँ पे यस आ गया, ओवरकास्ट यहाँ पे यस आ गया, ओवरकास्ट यहाँ पे यस आ गया, ओवरकास्ट यहाँ पे यस आ गया। इसका मतलब जब भी ओवरकास्ट का स्प्लिट करूंगा तो यहाँ पे सारा यस है, तो ये हो गया मेरा 4 यस एंड 0 नो। नो है ही नहीं, ठीक है, नो है ही नहीं, सीधा सीधा 4 यस है। उसका मतलब जब भी आउटलुक ओवरकास्ट है तब द पर्सन विल गो एंड प्ले, ठीक है, यही स्पेसिफिकली बोल रहा है। ये यस क्या बोल रहा है, यस मतलब दे विल प्ले टेनिस, नो मतलब दे विल नॉट प्ले टेनिस, ठीक है। अब सिमिलरली आउटलुक जब रेन के लिए होता है स्प्लिट, तो आप कैलकुलेट करिए, मैं यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ। रेन का मेरे को जो दिख रहा है 3 यस, 1, 2, 3 यस एंड 2 नोज, 1 नो इधर और 1 नो इधर, ठीक है। तो ये रहा मेरा 3 यस एंड 2 नो, ठीक है। और ये सारा पूरा का पूरा मटेरियल तो मैं आपको दूंगा, तो आप जाके टिक करके लिख सकते हैं, ठीक है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये फर्स्ट स्प्लिट हो गया। इसके बाद क्या, इसके बाद जो पॉइंट आता है इसको हम लोग बोलते हैं प्योरिटी चेक, प्योरिटी चेक, ठीक है। अब प्योरिटी चेक क्या है, आपका जो स्प्लिट एक बार होता है ना, आइदर आपको प्योर स्प्लिट मिलता है और इम्प्योर स्प्लिट मिलता है। अब इसका मतलब क्या है,
और ये प्योर और इम्प्योर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? अगर आपका इम्प्योर स्प्लिट है, ठीक है, इम्प्योर स्प्लिट होता क्या है मैं बताता हूं। देखिए यहां पे नंबर ऑफ यस एंड नंबर ऑफ नोज दोनों वैल्यू है, ठीक है, 2 यस एंड 3 नोज है, तो ये स्प्लिट स्पेसिफिकली आपका इम्प्योर हुआ, ठीक है। प्योर स्प्लिट मतलब ये वाला जो ओवरकास्ट में हुआ है 4 यस एंड 0 नोज, ये आपका प्योर स्प्लिट है, ठीक है, क्योंकि यहां पे आइदर आपका यस है या नो है, ठीक है, बट इस सिनेरियो में आपका पूरा का पूरा यस ही है, ठीक है, मतलब आउटलुक जब भी ओवरकास्ट होने वाला है देन यू आर गोइंग टू प्लेट प्रेनिस, तो ये स्प्लिट आपका प्योर स्प्लिट हुआ, ठीक है, और ये स्प्लिट जो है आपका इम्प्योर स्प्लिट हुआ। तो मैं यहां लिख देता हूं दिस इज नथिंग बट एन इम्प्योर स्प्लिट और दिस इज नथिंग बट इट इज अ प्योर स्प्लिट, इट इज अ प्योर स्प्लिट। अब ये स्प्लिट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस स्प्लिट से ही हमको पता चलता है आगे कौन से नोड का हमको फर्दर स्प्लिट करना है, ठीक है। अब ये नोड का प्योर स्प्लिट नहीं है, इम्प्योर स्प्लिट है, तो इसको हम लोग बेसिकली और फर्दर स्प्लिट करेंगे। रेन को भी हम अदर फर्दर स्प्लिट करेंगे, बट ओवर क्लास को क्या स्प्लिट करना ज़रूरी है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे मेरा प्योर स्प्लिट है, हमको मिल रहा है इधर 4 यस और 0 नोस, ठीक है, तो इसका मतलब सिर्फ यस ही आ रहा है, तो ये हो गया मेरा लीफ नोड, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू दिस, बट ये तो मैं देख के बोल रहा हूं ना, एक इम्प्योर स्प्लिट है या प्योर स्प्लिट है, ये तो मैं आपको देख के बोल रहा हूं, बट मशीन को कैसे समझ में आएगा? तो मशीन को समझने के लिए, एक एल्गोरिथम को समझने के लिए और ये कैलकुलेशन इंटरनली करने के लिए 2 टेक्निक्स यूज करते हैं हम लोग प्योरिटी चेक करने के लिए। एक है जिसको हम लोग बोलते हैं एंट्रोपी, और दूसरा टेक्निक जो हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं गिनी इम्प्योरिटी। अब ये टेक्निक से क्या कर रहे हैं हम लोग? ये टेक्निक से हम लोग चेक कर रहे हैं मेजर ऑफ प्योरिटी, ठीक है, मेजर ऑफ प्योरिटी। तो इस 2 टेक्निक से बेसिकली हमको बोलेगा कि प्योर स्प्लिट है या इम्प्योर स्प्लिट है, और उसके बाद ही हम लोग फर्दर डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो चलिए 1 बाय 1 हम लोग समझते हैं इसके बारे में, बट उससे पहले जो सेकंड कंडीशन, जो सेकंड क्वेश्चन था आप लोगों के माइंड में कि व्हाई डिड आई सेलेक्ट ओवरकास्ट और सॉरी आउटलुक, व्हाई डिड नॉट आई सेलेक्ट टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड, ठीक है। तो जो सेकंड वाला चीज है, व्हाट फीचर you need to select to start the split, कौन सा फीचर हमको लेना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा सेकंड क्वेश्चन रहा, ठीक है, और इसके लिए हम लोग यूज करते हैं समथिंग कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन गेन। अब इंफॉर्मेशन गेन हम लोग को ये आइडिया देगा कि आपको क्या इधर आउटलुक से स्टार्ट करना है, या टेम्परेचर से स्टार्ट करना है, या ह्यूमिडिटी से स्टार्ट करना है, या विंड से स्टार्ट करना है, ठीक है। ये बेसिकली हमको इंफॉर्मेशन गेन वाला टेक्निक देगा। तो ये इंफॉर्मेशन गेन हम लोग बाद में समझेंगे, पहले हम लोग समझते हैं एंट्रोपी और गिनी इम्प्योरिटी विच विल बी द मेजर ऑफ प्योरिटी, ठीक है, प्योरिटी चेक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। पहली बात तो हम लोग एंट्रोपी और गिनी इम्प्योरिटी के बारे में समझते हैं। तो जो फर्स्ट टेक्निक है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंट्रोपी, और जो सेकेंड टेक्निक है जो हम लोग स्पेसिफिकली बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं गिनी इम्प्योरिटी। पहली बात तो मैं डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लिख देता हूं कि एंट्रोपी और गिनी इम्प्योरिटी कैसा होता है और उसके हिसाब से क्या फॉर्मूला है। अभी के लिए एंट्रोपी को अगर डिफाइन करना है तो मैं लिख दूंगा एच ऑफ एस, ऐसे नोटेशन से लिखते हैं हम लोग एच ऑफ एस, दिस इज नथिंग बट द एंट्रोपी ऑफ द एंटायर सैंपल, ठीक है, और एंट्रोपी ऑफ द सबसेट। यहां पे मैं लिखूंगा -P+, ठीक है, -P+ log बेस टू P+। क्या है मैं बताता हूं, ठीक है, थोड़ा सा टाइम दीजिए। और उसके अलावा -P- log बेस टू P-, ठीक है। अब जो यहां पे P+ है, ये है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव कैटेगरी, ठीक है। मैं बताता हूं आपको मीनिंग क्या है। P- जो है आपका, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नेगेटिव कैटेगरी। नेगेटिव मतलब दूसरा वाला कैटेगरी। अब बाइनरी केस में
अब ये फॉर्मूला जो है ये बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए सॉल्वेबल है, ठीक है। बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं। समझाता हूँ मैं, ये सब कैलकुलेशन हम लोग करेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से करेंगे और आपको पूरा का पूरा आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव कैटेगरी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नेगेटिव कैटेगरी क्या है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब जो सेकेंड वाला गिनी इम्प्योरिटी का फॉर्मूला है, इसका है 1 माइनस समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैटेगरी कंबाइंड होल स्क्वायर, ठीक है। नॉट कंबाइंड, सो मैं बताता हूँ इसका भी फॉर्मूला जब मैं स्प्लिट करके दिखाऊंगा ना तो आपको समझाता हूँ। चलिए एक एग्जाम्पल के तौर से देखते हैं और ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं टू चेक प्योर और इम्प्योर स्प्लिट। लेट्स से कि मेरा एक नोड है जिसको हम लोग बोलेंगे F1 फीचर से मैं इसको स्प्लिट कर रहा हूँ। इनिशियली मेरे पास 6 yes एंड 3 no's हैं, ठीक है, आउटपुट कैटेगरी के बाद। अब ये F1 के एक फीचर के हिसाब से मैंने 2 कैटेगरीज में स्प्लिट किया, ठीक है। तो ये मेरा हो गया C1 कैटेगरी, ये मेरा हो गया C2 कैटेगरी, ठीक है। अब जब मैं C1 कैटेगरी के लिए स्प्लिट किया, कैटेगरीज मतलब क्या है, जो ये फीचर के अंदर कैटेगरीज है ना, यहाँ पे 3 कैटेगरीज है तो मतलब C1 C2 C3 ऐसा लिखूंगा। अभी मैं फिलहाल के लिए 2 कैटेगरी ले रहा हूँ। लेट्स से कि C1 में मेरे को आया टोटल नंबर ऑफ 3 yes एंड 3 no's, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये देख के लग ही रहा है इम्प्योर स्प्लिट है। और यहाँ पे C2 में आ गया 3 yes एंड 0 no's, ठीक है। अब क्या हमको ये C1 को फर्दर स्प्लिट करना है या C2 को फर्दर स्प्लिट करना है, ये करने के लिए हम लोग बेसिकली ये एंट्रोपी लगाएंगे फॉर्मूला। तो एंट्रोपी लगाते हैं फॉर्मूला, ठीक है। एंट्रोपी में देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल एंट्रोपी ऑफ C1 कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लस लॉग बेस टू प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस लॉग बेस टू प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस, ठीक है। ये फॉर्मूला है। यहाँ पे बाइनरी क्लासिफिकेशन है तो बाइनरी कैटेगरीज, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस। अगर आपके पास 3 कैटेगरी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कैटेगरी 1 लॉग बेस टू प्रोबेबिलिटी ऑफ कैटेगरी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कैटेगरी 2 लॉग बेस टू प्रोबेबिलिटी ऑफ कैटेगरी 2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कैटेगरी 3 लॉग बेस टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ कैटेगरी 3। मैं फिर से लिख देता हूँ, आप उसका टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, लेट्स कंसिडर दिस, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लस क्या है, देखिए यहाँ पे आउटपुट देखिए 3 yes एंड 3 no's है। अगर मैं यस को पॉजिटिव मानूं, नो को नेगेटिव मानूं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लस क्या हो गया, यहाँ पे हो गया 3 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है 3 yes एंड 3 no's, तो 3 डिवाइड बाय 6 हो गया, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लस 3 है, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल एलिमेंट्स देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लस 3 है और डिवाइडेड बाय टोटल एलिमेंट 3 + 3 6, ठीक है। तो ये आ गया मेरा लॉग बेस टू 3/6। और सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ नेगेटिव हम लोग देखेंगे, इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ नेगेटिव कितना है कैटेगरी 1 का 3 है, डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा फिर, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय लॉग बेस टू 3/6, ठीक है। तो इन शॉर्ट हम लोग ये यस और नो का प्रोबेबिलिटीज देख रहे हैं, राइट। जब प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लस यहां देख रहा हूं तो मैं टोटल नंबर ऑफ यस कितना है 3 है, 3 डिवाइडेड बाय 6, राइट। और यहां पे नो कितना है 3 है, तो 3 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 6, ठीक है। तो लॉग बेस टू 3/6 हो गया। अब जब मैं इसका कैलकुलेशन करूंगा तो यहां पे आता है 1/2 लॉग बेस टू 1/2, फिर से -1/2 लॉग बेस टू 1/2, ठीक है। तो जब आप इसका पूरा का पूरा कैलकुलेशन करेंगे, जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, ठीक है, तो इसका वैल्यू आपको स्पेसिफिकली मिलता है समवेयर अराउंड 1, ठीक है, 1। अब ये 1 क्या है, देखिए जब आपके पास एक इम्प्योर स्प्लिट है, देखिए क्यों इम्प्योर बोल रहा हूं मैं, 50% ऑफ यस है, 50% ऑफ नो है, राइट। तो ये एक पूरा इम्प्योर स्प्लिट होता है। जब भी आपके पास इस टाइप का इम्प्योर स्प्लिट है जहां पे 50% ऑफ यस है, 50% नो है, तो ये एक इम्प्योर स्प्लिट हो गया और उसका आपका वैल्यू हमेशा 1 आएगा, ठीक है, हमेशा इसका वैल्यू 1 आएगा, ठीक है। तो ये इंडिकेशन आपको दे रहा है, ठीक है, आपको कैटेगरी 1 को फर्दर स्प्लिट करना है, ठीक है। अब सिमिलरली मैं क्या करूंगा, जो मेरा एंट्रोपी है फॉर कैटेगरी 2 भी देखूंगा, जो ये कैटेगरी 2 है, ठीक है।
तो अगेन मैं सेम फॉर्मूला यूज़ किया। अब ये फॉर्मूला यूज़ करने के लिए मैं फर्स्ट ऑफ ऑल माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लस, राइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कैटेगरी। देखिए जब मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कैटेगरी बोल रहा हूँ, ये फर्स्ट आउटपुट के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए P प्लस हम लोग कैलकुलेट करेंगे कितने यस और कितने नो है, 0 नोस 3 यस, तो मेरा आ गया 3 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि टोटल नंबर कितना है 3 प्लस 0, 3 प्लस 0 इज 3, राइट। तो अगेन लॉग बेस टू 3/3, ठीक है। माइनस हो गया यहाँ पे, और माइनस जब कर रहे हैं हम लोग, नेगेटिव का देख लीजिए कितना है, नेगेटिव का कितना आएगा 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ नेगेटिव कितना है 0 डिवाइड बाई 3, राइट। तो 0 डिवाइड बाई 3 लॉग बेस टू 0/3, तो इसका सबका वैल्यू 0 आएगा। जब भी 0 आता है उसका मतलब ये आपका हो गया प्योर स्प्लिट, राइट। तो आप देखिए यहाँ पे ये प्योर स्प्लिट है कि नहीं, 3 यस 0 नो, तो ऑब्वियसली इट इज अ प्योर स्प्लिट। इसका मतलब ये जो नोड होगा ये आपका लीफ नोड होगा, ठीक है। तो मैथमेटिकली इंटरनली जब ये डिसीजन ट्री प्रॉब्लम बना रहे हैं तो एंट्रोपी के तरीके से इम्प्योर स्प्लिट और प्योर स्प्लिट ये बेसिकली फाइंड आउट करता है, ठीक है। अब ये बहुत ही बढ़िया चीज है, बट एक पॉइंट मैं आपके लिए बताना चाहता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी हम प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लस और प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस देखें, इसका वैल्यू आपको पता है कहां से कहां तक रेंज होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लस और प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस 0 to 1 के बीच में, ठीक है। आपका प्रोबेबिलिटी आइदर 0 होगा या 1 होगा, या 0 और 1 के बीच में हो सकता है। अब इस केस में आपका प्रोबेबिलिटी कितना है 1/2 है, राइट, 3/6 1/2, राइट। तो ये आपका वैल्यू 0.5 बीच में। अब जब भी इस टाइप का 3 yes एंड 3 नोज है, मतलब आपका प्रोबेबिलिटी 0.5 है, राइट, विद रिस्पेक्ट टू दिस, तब क्या होगा, आपका जो कैटेगरी का वैल्यू आ रहा है, जो एंट्रोपी का वैल्यू आ रहा है, जो ये एंट्रोपी का वैल्यू आ रहा है, वो है नथिंग बट 1, राइट। तो ये आपका पॉइंट हो गया, वो है नथिंग बट 1। देखिए ऑब्जर्व करिए यहां पे, ठीक है। जब भी आपका इस तरीके का जो प्रोबेबिलिटीज है 0.5 है, प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए 3/6 इसका मैं कैलकुलेट करूंगा, राइट, 3 yes डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ, नहीं तो 3 नोज डिवाइडेड बाई टोटल, तो ये 1/2 ही आएगा आपका प्रोबेबिलिटी, राइट। 1/2 इज नथिंग बट 0.5। तो इस केस में आपका जो एंट्रोपी है वो हमेशा 1 आएगा। तो आप प्रॉबेबली देख पाइएगा कि यूजुअली एंट्रोपी के केस में ना ऐसा कुछ ग्राफ आता है, ठीक है। जैसे आपका प्रोबेबिलिटीज टूवर्ड्स 0 जाता है, ठीक है, तो आपका वैल्यू ऐसे बढ़ते जाता है, ठीक है। जैसे आपका प्रोबेबिलिटी पूरा का पूरा 1 है, अब इस केस में क्या है प्रोबेबिलिटी, देखिए इस केस में क्या है 3/3 विच इज नथिंग बट 1। अब 1 के केस में आपका जो एंट्रोपी आएगा वो 0 आएगा, है ना, एंट्रोपी जो आएगा वो 0 आएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा हो। तो यही आपका वैल्यू रेंज करता है विथ रिस्पेक्ट टू द प्रोबेबिलिटीज एंड एंट्रोपी, हमेशा बिटवीन 0 to 1। तो यहां पे आपका जो वैल्यूज है देखिए यहीं पे रेंज होगा। अगर आप इम्प्योर स्प्लिट का देखेंगे मैक्सिमम आपको 1 आ सकता है, नहीं तो 0 to 1 के बीच में ही आएगा, ठीक है। जैसे ये वाला पॉइंट, अगर आपका प्रोबेबिलिटी ये वाला पॉइंट है, तो मैं यहाँ पे जाके इसको प्लॉट कर दूं तो यहाँ पे दिखेगा आपको, राइट। तो ये मेरा आउटपुट होगा। तो आई होप आपको इतना आइडिया मिल रहा हो, ठीक है। लेट्स कंसिडर कि ये मेरा 0.5 है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा एंट्रोपी, जिससे आप प्रोबेबिलिटीज और जिससे आप प्योरिटी चेक कर सकते हैं। प्योरिटी जो होता है आपका वैल्यू हमेशा 0 to 1 से रेंज होगा। अगर 1 है इसका मतलब कंप्लीटली इम्प्योर स्प्लिट, इसका मतलब 50% ऑफ यस है, 50% ऑफ नो है। अगर प्योर स्प्लिट का बात करूं, आइदर आपके पास यस है पूरा या नो है पूरा, ठीक है। अब मल्टी क्लास के लिए कैसे आपका फॉर्मूला बनता है, तो मल्टी क्लास के लिए लेट्स से कि मेरे पास 3 कैटेगरीज है, यस नो मे बी, ठीक है। अब ये 3 कैटेगरीज के केस में क्या होगा, जो मेरा एच ऑफ एस है वो होगा माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कैटेगरी 1 लॉग बेस टू प्रोबेबिलिटी ऑफ कैटेगरी 1 लॉग बेस टू प्रोबेबिलिटी ऑफ कैटेगरी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कैटेगरी 2 लॉग बेस टू प्रोबेबिलिटी ऑफ कैटेगरी 2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कैटेगरी 3 लॉग बेस टू प्रोबेबिलिटी ऑफ कैटेगरी 3। मैं ये मेरा C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग बेसिकली प्योरिटी चेक कर सकते हैं हर एक कैटेगरी के लिए, ठीक है। और ये हर एक नोड के लिए करना पड़ता है आपको, ठीक है। अब ये हो गया एंट्रोपी के बारे में, दिस इज सुपर क्लियर। अब गिनी इंप्योरिटी का भी देख लेते हैं हम लोग,
गिनी इम्प्योरिटी से कैसे चेक करेंगे, आगे समझेंगे क्या हमको गिनी इम्प्योरिटी यूज़ करना चाहिए, एंट्रोपी यूज़ करना चाहिए, वो भी मैं बताऊंगा। तो सेकेंड टेक्निक जो है आपका, उसको हम लोग बोलते हैं गिनी इम्प्योरिटी। ठीक है, अब गिनी इम्प्योरिटी का हम लोग ने फॉर्मूला देख लिया था, इट इज़ नथिंग बट गिनी इम्प्योरिटी 1 माइनस समीशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n प्रोबेबिलिटी होल स्क्वायर। ठीक है, अब लेट्स गो एंड कंप्यूट द स्प्लिट, राइट। सेम स्प्लिट के लिए यूज़ करेंगे हम लोग, लेट्स से यही स्प्लिट के लिए। ओके, मैं इसको कॉपी कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब ये मेरा स्प्लिट है। ठीक है, अब गिनी इम्प्योरिटी पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं ये स्प्लिट के लिए। ठीक है, ये स्प्लिट के लिए अब इसको मैं पहला एक्सपैंड कर देता हूँ इक्वेशन को। 1 माइनस समीशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n। आपको पता है कितनी कैटेगरीज हैं, 2, यस और नो। ठीक है, तो मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ। पहला कैटेगरी जो होगा इसके अंदर, उसको हम लोग लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लस होल स्क्वायर, और दूसरा कैटेगरी होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला होता है गिनी इम्प्योरिटी का। अब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लस होल स्क्वायर, कितना होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लस होल स्क्वायर, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लस कितना है, 3 यस 3 यो है, तो ऑब्वियसली ये मेरा 3/6 होल स्क्वायर होगा। ठीक है, और ये भी 3/6 होल स्क्वायर होगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ नोज 3 है, राइट। तो ये कुछ नहीं, मतलब ये है 1/4 प्लस 1/4 विच इज़ नथिंग बट, अगर मैं बात करूँ 1/4 प्लस 1/4 इज नथिंग बट 1/2, 1 माइनस 1/2 इज हाफ। तो इसका जो आउटपुट आ रहा है 0.5 है। इसका मतलब अगर आपके पास इम्प्योर स्प्लिट है तो आपका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो बेसिकली होगा 0.5। ठीक है, और आपको पता है ये एक प्योर स्प्लिट है, तो इसका अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो कैसा होगा, देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लस होल स्क्वायर कितना हुआ, 3/3 होल स्क्वायर, प्लस नेगेटिव नहीं है इधर तो 0/3 होल स्क्वायर, राइट। तो ये मेरा आउटपुट होगा 1 माइनस 1, राइट। तो 1 माइनस 1 इज 0, तो 0 होता है प्योर स्प्लिट के लिए, और यही डिफरेंस है एंट्रोपी और गिनी इम्प्योरिटी में। तो अगर आपके पास इम्प्योर स्प्लिट है तो आपका वैल्यू 0.5 है, नहीं तो 0 है फॉर अ प्योर स्प्लिट। तो अगर मैं ये ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, ये जो ऊपर वाला है इसको हम लोग एंट्रोपी का ग्राफ बोलेंगे। उसके अलावा जब आपका इम्प्योर स्प्लिट है तो वो आएगा 0.5। तो आपका जो ग्राफ बनेगा इन द केस ऑफ गिनी इम्प्योरिटी वो कुछ इस तरीके का बनेगा। तो ये हो गया आपका गिनी इम्प्योरिटी का ग्राफ, मतलब आपका वैल्यू हमेशा 0 to 0.5 के बीच में रेंज होगा। इन केस ऑफ एंट्रोपी 0 to 1 के बीच में रेंज होगा। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है गिनी इम्प्योरिटी और बेसिकली एंट्रोपी के बारे में। बट मैं बात करूंगा कब गिनी इम्प्योरिटी यूज़ करना चाहिए, कब एंट्रोपी यूज़ करना चाहिए। ठीक है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अब दिस इज फाइन। अब इससे आपको एटलीस्ट ये पता चल रहा है वेदर वी नीड टू फर्दर स्प्लिट द नोड्स और नॉट। ठीक है, बट और ये वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो सॉल्व हो गया, राइट। ये वाला हम लोग देख चुके हैं कि हाउ टू मेजर द मेजर ऑफ प्योरिटी हम लोग चेक कर लिए। अब दूसरा जो क्वेश्चन है वो है ये चीज, सेकंड क्वेश्चन, इसके बारे में समझना बहुत ही जरूरी है और उसको हम लोग बोलते हैं इंफॉर्मेशन गेन। व्हाट फीचर यू नीड टू सेलेक्ट टू स्टार्ट द स्प्लिट। ठीक है, अगर लेट्स से कि मेरे पास इनपुट फीचर कुछ ऐसे है F1, F2, F3 और ये मेरे पास आउटपुट फीचर है, तो मेरा स्प्लिट स्टार्ट करने के लिए क्या मैं पहले F1 से स्टार्ट करूं, उसके बाद F2 में डिवाइड करूं या F3 में डिवाइड करूं, या पहले मैं प्रॉबेबली F2 सेलेक्ट करूं, F1 में डिवाइड करूं या F3 में डिवाइड करूं, या मैं फर्दर गोइंग आफ्टर F3 एंड F1 में फिर से F1 या F2 सेलेक्ट करूं, कौन सा कॉम्बिनेशन मुझे लेना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं समथिंग कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन गेन। ठीक है, तो प्योरिटी तो आप समझ में आ गया। ठीक है, हम लोग एंट्रोपी या गिनी इम्प्योरिटी यूज करेंगे, बट फ्रॉम विच फीचर टू स्टार्ट सेलेक्टिंग द रूट नोड एंड स्टार्ट डिवाइडिंग एंड स्टार्ट स्प्लिटिंग इट, कौन सा वो स्पेसिफिक फीचर हम लोग सेलेक्ट करेंगे, कैसे हम लोग सेलेक्ट करेंगे, उसके लिए आपको इसका आइडिया आना बहुत ही ज़रूरी है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंफॉर्मेशन गेन। तो चलिए इंफॉर्मेशन गेन के बारे में समझते हैं अभी क्विकली। तो ये मेरा हो गया इंफॉर्मेशन गेन। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑल टुगेदर, इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है।
अब इंफॉर्मेशन गेन का बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, दैट इज गेन हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, गेन ऑफ एस ऑफ F1 और कोई भी फीचर हो इज इक्वल टू एच ऑफ एस। एच ऑफ एस क्या है? एंट्रोपी है, आपको पता है, एंट्रोपी ऑफ द रूट नोड, ठीक है। एच ऑफ एस मतलब एंट्रोपी ऑफ द रूट नोड, ठीक है, माइनस समेशन ऑफ v बिलोंग्स टू वैल। मैं समझाऊंगा, सारा इक्वेशन के बारे में समझाऊंगा कैसे आप इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट करते हैं। s ऑफ v डिवाइडेड बाय द एंटायर सैंपल, h ऑफ s ऑफ v। मैं सब कुछ समझाऊंगा, ये पूरा का पूरा इक्वेशन है हमारा, ठीक है, ये इक्वेशन है पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन गेन का। तो ये मैं मार्क कर देता हूं इस तरीके से, ठीक है। बट हम लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट, देखिए मैं जब तक प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं सॉल्व करूंगा ना मैन्युअली, मैं कुछ टॉपिक्स नहीं भगाऊंगा, आपको पूरा का पूरा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कैसे स्प्लिट्स होते हैं सारा सारा। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कंसिडर कि मेरे पास ये सारे फीचर्स हैं। लेट्स से दैट मेरे पास F1 फीचर, F2 फीचर, F3 फीचर और ये आउटपुट फीचर है, ठीक है। लेट्स कंसिडर कि मैंने F1 फीचर को रूट नोड लिया, ठीक है, और F2 फीचर यहाँ आ गया, F3 फीचर यहाँ आ गया। लेट्स कंसिडर कि ये एक स्प्लिट मैंने यूज़ किया। F1 फीचर में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ यस 9 यस है एंड 5 नो है। जो ये F2 है, F2 मतलब ये मेरे F1 का कैटेगरी, ये मेरे F2 का, सॉरी F1 में ना फीचर वन में लेट्स से कि मेरे पास 2 यूनिक कैटेगरी है, C1 एंड C2, ठीक है। फर्दर हमको स्प्लिट करना है कि नहीं वो हम लोग बेसिकली डिसाइड करेंगे बेस्ड ऑन द प्योरिटी एंड इन्फॉर्मेशन गेन। इन्फॉर्मेशन गेन से हम लोग एक चीज़ डेफिनेटली पता लगा पाएंगे अभी। अब लेट्स से दैट C1 कैटेगरी में हमको मिल गया 6 यस एंड 2 नोस, ठीक है, और C2 कैटेगरी में हमको मिल गया 3 यस एंड 3 नोस, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को इस तरीके का वैल्यू मिल गया 3 यस एंड 3 नोस। अब इंफॉर्मेशन गेन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम पता लगाएंगे, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन गेन का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे पहली बात तो जो हमको ढूंढना है वो है एच ऑफ एस। तो एच ऑफ एस कैसे ढूंढते हैं? एच ऑफ एस इज नथिंग बट इट इज द एंट्रोपी ऑफ द रूट नोड, ठीक है। और इसको ढूंढने के लिए अगेन सेम फॉर्मूला, माइनस पी प्लस लॉग 2 पी प्लस माइनस पी माइनस लॉग बेस 2 पी माइनस, ठीक है। तो माइनस पी प्लस क्या है? तो ऑब्वियसली ये वाले सिनेरियो में रूट नोड का आप देखिए, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ यस और नो कितना है? 9 + 4 9 + 5 14 सॉरी। तो यहाँ पे जो मेरा डिनोमिनेटर एलिमेंट होगा वो 14 होगा। अब सिंस हम लोग P प्लस देख रहे हैं तो यस का देखेंगे हम लोग, तो 9/14 आ गया मेरा यहाँ, log बेस 2 9/14। एच ऑफ एस मतलब रूट नोड का हम लोग चेक कर रहे हैं एंट्रोपी, ठीक है। ऐसे ही माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस क्या है? 5/14 log बेस 2 5/14, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ने एंट्रोपी का, रूट नोड का एंट्रोपी देख लिया। तो ये इसका वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली हमको करीबन 0.95 आएगा। तो यहाँ पे जो हमारा एंट्रोपी बन रहा है इसका वो हो गया 0.94, ठीक है। तो ये कंपोनेंट हम लोग ने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, ये कंपोनेंट हम लोग ने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, ये कंपोनेंट हम लोग ने कैलकुलेट कर लिया, परफेक्ट। अब जो नेक्स्ट कंपोनेंट हमको कैलकुलेट करना है वो है एच ऑफ एस वी। अब ये एच ऑफ एस वी क्या है? जैसे हम लोग स्प्लिट करते हैं ना, जो भी हमको सैंपल कैटेगरीज का आता है C1 और C2, इसका भी एंट्रोपी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग जाके कैलकुलेट करते हैं एंट्रोपी। पहला एंट्रोपी है जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं एच ऑफ C1, ठीक है। अब यहाँ पे भी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लस लिखूंगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लस इज नथिंग बट 6/8 log बेस 2 6/8। भाई आपको अब समझ में आ रहा होगा कैसे मैं ले रहा हूँ, ठीक है। सो प्लीज़ अगर नहीं आ रहा है तो मैं बोलूँगा फिर से रिवाइज करिए। तो -2/8 log बेस 2 2/8। तो इसका भी अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू एच ऑफ C1 है 0.81, ठीक है। तो इसका एंट्रोपी भी हमको मिला, इसका एंट्रोपी है 0.81, इसका एंट्रोपी रूट नोड का है 0.94, ठीक है। अब सिमिलरली मैं एच ऑफ एंट्रोपी ऑफ C2 देखूं। अब C2 में देखिए ये इम्प्योर स्प्लिट है, राइट, 3 यस एंड 3 नोस। तो मुझे कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि इसका वैल्यू मेरे को पता है 1 आने वाला है, ठीक है। अब ये सारे एलिमेंट्स को लेके ना हम लोग पूरा गेन कैलकुलेट करेंगे ये स्पेसिफिक स्प्लिट का, ठीक है। तो अब जाके गेन कैलकुलेट किए, गेन ऑफ फीचर 1 विथ
सैंपल कॉमा फीचर 1, S कॉमा F1, ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं। F1 इसलिए लिखा हूं क्योंकि F1 से हम लोग स्प्लिट स्टार्ट किए। तो ये होगा, पहला एच ऑफ एस आता है। एच ऑफ एस क्या है? 0.94। तो यहां पे मैं लिख देता हूं 0.94 माइनस, ठीक है, देखिए यहां माइनस है। अब समेशन ऑफ v बिलोंग्स टू वैल्यू, ये क्या है? एस ऑफ v डिवाइडेड बाय एस। एस ऑफ v मतलब जब मैं F1 से स्प्लिट कर रहा हूं, यहां मेरा C1 आ गया, यहां मेरा C2 आ गया, ठीक है, यहां मेरा C1, यहां मेरा C2 आ, तो ये एस ऑफ v ना मेरा C1 का बता रहा है आउटपुट, टोटल नंबर ऑफ यस और टोटल नंबर ऑफ नोस। तो टोटल ये कैलकुलेट करेंगे तो हमारा ये 8 आता है, राइट। और जो हमारा टोटल सैंपल था वो 9 + 5 14 था। तो यहां 8 है, यहां 14 है, तो मैं यहां पे लिख दूंगा 8 डिवाइड बाय 14 मल्टीप्लाइड बाय एच ऑफ एस वी। एच ऑफ कैटेगरी 1 क्या है? एंट्रोपी ऑफ कैटेगरी 1 0.81। तो यहां पे मैं 0.81 लिख देता हूं। सिमिलरली प्लस करके ना 6/14 लिखूंगा मैं, जो मेरा नेक्स्ट कैटेगरी 2 का नोड है, 3 एंड 3 नोस, टोटल 6 हो गया। 6 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यस और नोस कितना था? 14। तो 14 यहां लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय जो भी मेरा एंट्रोपी है उस स्पेसिफिक नोड का 1, ठीक है। तो यहां पे 1 हम लोग ने कैलकुलेट किया था। तो इसका भी जो आपका पूरा का पूरा गेन मिलेगा ना, S, F1, ये होगा 0.049। तो आप ये कैलकुलेट कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। तो इस स्प्लिट का हम लोग जो ये स्प्लिट किए हैं, इसका टोटल गेन 0.049 हुआ। लेट्स से कि मैं जाके स्प्लिट करता हूं एक अलग स्प्लिट से, जैसे F2 से आया, बाद में मैं फर्दर गोइंग फॉरवर्ड मेरा कैटेगरी 1 है, या फिर से कैटेगरी 2 है, ठीक है, ऐसे टाइप का मैंने स्प्लिट किया। अब इस केस में मैं क्या करूंगा? मैं इसका गेन कैलकुलेट करूंगा, इस स्पेसिफिक स्प्लिट का मैं गेन कैलकुलेट करूंगा। तो लेट्स से कि मेरे को गेन कुछ मिला इज नथिंग बट 0.051। अब हम लोग क्या करेंगे? क्या ये स्प्लिट बेटर है या ये स्प्लिट बेटर है? अब इन दोनों को कंपेयर करने के लिए हम ये गेन कंपेयर करेंगे। अब देखिए ये जो गेन है इस स्प्लिट का, ये गेन से ज्यादा है, राइट। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं, लेट्स से देख कि मैंने ये स्प्लिट करके कैलकुलेट किया और फाइनली जो मेरा गेन मिला है, जे गेन फॉर सैंपल विथ F2 इज इक्वल टू 0.051। ये वैल्यू ग्रेटर देन मेरा ये वाला गेन है ऑब्वियसली, S, F1 विच इज नथिंग बट 0.049। तो आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा भाई, हमको यही वाला यूज करके स्प्लिट करना है F2। क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन गेन इज मोर when we split using F2, ठीक है। बस यही सिंपल सा फंडा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एक आइडिया निकाल सकते हैं कि इंफॉर्मेशन गेन के थ्रू कैसे फीचर्स यूज होता है फॉर स्टार्टिंग फ्रॉम द रूट नोड और फॉर गेटिंग सेलेक्टेड एज द रूट नोड एंड कंटिन्यूइंग फॉर द फर्दर स्प्लिटिंग, राइट। तो आई होप आपको एक आइडिया मिल गया हो पूरा का पूरा इस चीज़ के बारे में, आपको एक पूरा का पूरा आइडिया मिल गया कैसे एंट्रोपी और इंफॉर्मेशन गेन से हम ये एंटायर डिसीजन ट्री ऐसे बना सकते हैं। आगे फर्दर हम कितने नंबर ऑफ स्प्लिट्स भी करें, ठीक है। 2 चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, एंट्रोपी प्योरिटी ऑफ स्प्लिट देखना है आपको और टोटल इंफॉर्मेशन गेन से देखना है। तो इंटरनली ऐसे बहुत सारे डिसीजन ट्री बनते हैं, उसके बाद देखा जाता है कि इंफॉर्मेशन गेन किसका सबसे ज़्यादा है और वो स्प्लिट को कंसिडर किया जाता है फॉर द एंटायर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, राइट। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हेन टू यूज एंट्रोपी वर्सेस गिनी इम्प्योरिटी, कब आपको ये स्पेसिफिक चीज़ यूज़ करना है? तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है गाइस, कि व्हेनेवर डेटा सेट इज स्मॉल, अब जब मैं स्मॉल बोलता हूँ गाइस, लेट्स से 1000 रिकॉर्ड्स 2000 रिकॉर्ड्स, तो वहाँ पे हमको स्पेसिफिक एंट्रोपी यूज़ करना है। व्हेन द डेटा सेट इज़ ह्यूज लाइक मिलियन रिकॉर्ड्स, 100K रिकॉर्ड्स, तो वो केस में आपको गिनी इम्प्योरिटी यूज़ करना है, ठीक है। तो ये 2 कॉन्सेप्ट्स हमेशा याद रखिए, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है।
तो आई होप आपको पूरा का पूरा आइडिया मिल गया हो। बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने लिखा के आपको पूरा का पूरा डिसीजन ट्री क्लासीफायर के बारे में समझाया है, ठीक है। तो यहाँ हो गया हम लोग का डिसीजन ट्री क्लासीफायर। अब गोइंग फॉरवर्ड हम लोग वीडियोस में देखेंगे कैसे इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं, और ये डिसीजन ट्री को क्या हम विजुलाइज भी कर सकते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। सो यस, दिस वॉज इट फ्रॉम माई साइड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। थैंक यू।